एवरीवन, नमस्कार। स्वागत आप सभी का मेरे प्यारे बच्चों द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस बिजनेस लाइन IQIP सेशन में। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा और वो है मेहनत, मेहनत और मेहनत, मेहनत, मेहनत और मेहनत। तो चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। और बिहार PCS का मेंस स्वाभाविक रूप से निबंध प्रश्न पत्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी 300 मार्क्स। यानी जिस बच्चे का DI मजबूत है, जिस बच्चे का निबंध अच्छा है और वो मेरी IQIP की क्लास रेगुलर फॉलो करता है, उसको फिर कोई समस्या मेंस में होने वाली नहीं है। बिहार स्पेशल की क्लासेस अलग से लेनी पड़ती। तो अब थोड़े समय मैं, यानी इस पूरे सप्ताह में बिहार PCS के एसे को डायरेक्टली कनेक्ट करूंगा और अगले हफ्ते से स्वाभाविक रूप से इनडायरेक्टली कनेक्ट करूंगा। पर्पस यही है कि जो भी मेंस दे रहे हैं उनको फायदा हो, मेरी कही गई कुछ बातों से, मेरे द्वारा दिए गए कुछ उदाहरण से, कुछ इनोवेटिव आइडियाज से उनका एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आंसर राइटिंग में डेवलप हो। इसी को बोलते हैं आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप करना। तो आज स्वाभाविक है कई प्रश्न लूंगा, लेकिन जो आज पहला टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वो वुमेन से रिलेटेड है। टाइम यूज सर्वे आया हुआ है और उस टाइम यूज सर्वे को लेकर के जो जो डेटा में कहा गया है, उस डेटा के बेस पर आज बिनु धरनी घर भूत के ढेरा, धरनी यानी नारी, नारी के बिना घर सूना। ये घर हमारा पारिवारिक घर भी है, यह घर हमारा देश भी है और यह घर हमारी व्यवस्था भी है, जैसे समाज, जैसे राजनीति, जैसे प्रशासन, जैसे अर्थव्यवस्था, जैसे विज्ञान यानी स्टेम में महिलाओं की भूमिका, जैसे पर्यावरण संरक्षण, जैसे आपदा प्रबंधन, जैसे आंतरिक सुरक्षा। इन सभी विषयों में हमारा घर यानी हमारा देश या संपूर्ण विश्व व्यवस्था बिना महिलाओं की भागीदारी के अधूरी है। इस विषय वस्तु के साथ आज हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे, यानी चर्चा की शुरुआत करेंगे। और जिन बच्चों का बिहार PCS नहीं भी है, ध्यान से समझिएगा, आपको एक चीज यह जान करके, सुन करके मजा आएगा आज ये। ओहो, क्या हो रहा भाई, ये क्यों गिर गया? तो आप सब लोगों को यह सुन के मजा आएगा कि भाई कल को आप भी एग्जाम देंगे, कल को आप भी एग्जाम देंगे, मुख्य परीक्षा। तो स्वाभाविक रूप से आपको इसका आनंद मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको इसका आनंद मिलेगा। कैसे? यानी आपकी मेंस की तैयारी भी इसी पैटर्न पर कराई जाएगी। ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट कैसे हैंग कर गया है भाई? एक मिनट बच्चों, अगर हैंग हो गया तो ठीक है, सही हो गया। ठीक है, तो इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि इस बार जब 25 मई को आप लोग प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे या 26-27 वाले मान लीजिए जब भी देंगे, तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज होगा कि मैं पूरा हिंदू मोल्ड कर दूंगा 2025 के मेंस के लिए। तो 26 वाले भी सीखेंगे, 27 वाले भी सीखेंगे। इसीलिए मैं अपने लर्निंग ऐप पर, यानी बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर इसकी डिटेल क्लास कहां लेते हैं, अपने ऐप पर लेता हूं। दूसरा, बच्चे ये कहते हैं कि सर आप यूट्यूब पर ही पूरी क्लास दीजिए। बच्चे, मैंने कई बारी कहा है, पूरी विनम्रता के साथ कहूंगा कि 1 वर्ष मैंने समय लिया है 2025 रिजल्ट को करने की दृष्टि से। मैं अपने ऐप पर ज्यादा रिलैक्स महसूस करता हूं, ज्यादा सुकून महसूस करता हूं, बच्चों से बात कर पाता हूं। तो यह वर्ष मुझे दीजिए, उम्मीद करता हूं कि मैं बेहतर कर पाऊंगा प्रीलिम्स में। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आप सबके लिए फ्री में सब कुछ उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहीं पर ज्यादा सेटिस्फैक्शन महसूस कर रहा हूं अपनी टीचिंग में। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि अगर उसे संतुष्टि मिल रही है कोई काम करके, तो स्वाभाविक रूप से वो वही करेगा। क्या आप सब इस बात से एग्री हैं कि नहीं बच्चे, जितने भी बच्चे अभी क्लास में? फिर भी किसी बच्चे को ये लगे कि सर फिर यूट्यूब पे आप एक टॉपिक क्यों डालते? भाई एक टॉपिक इसलिए डालता हूं कि मुझे लाखों बच्चे फॉलो करते रहे हैं
2019 से जब से मैं यूट्यूब पे आया हूं, तो कोई भी बच्चा भूला भटका अगर वह मेरे साथ जुड़ना चाहे तो उसको कम से कम ये तो है ना कि यार अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, चलो सर के साथ जुड़ा जाए। तो केवल यही पर्पस है कि जो भी बच्चे भूले बिसरे बिखरे हैं वो जब भी चाहे हमारे साथ यहां पर जुड़ सकते हैं हमारे ऐप पर। और एक बात क्लियर कर दूं कि पूर्णतः यह फ्री क्लास है। आपको लगेगा अच्छा ऐप पे वो सर महीने का 499 रुपए और जो है साल का 299 रुपए पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। अगर एक साल का लेते हैं 299 रुपए, ये मैं नहीं लेता। ऑब्वियस जो ऐप की सुविधा हमें दे रहे हैं, जो यूट्यूब पे हमारे मैनेज कर रहे वो भी तो कुछ पैसा लेते हैं, ये सारा पैसा उनका है। मैं चवन्नी, मेरा उसमें से कुछ भी नहीं। जो आखिर उन लोगों को पैसा मैं कहां से दूंगा? जो ऐप की सुविधा दे रहे हैं, ये ऐप किसी कंपनी ने बना के दिया ना, उनकी एक टीम है। तो ऑब्वियस है, सिंपल सी बात है, जो आपसे लिया जाता है 1-2 रुपया, वो 1-2 रुपया उन्हीं लोगों में खर्च हो जाता है, इसमें से मैं कुछ लेता नहीं। तो पहले भी फ्री था, आज भी फ्री है, ये अपने दिमाग में रख लीजिए। सिंपल सी बात है। चलिए शुरू करते हैं। बिनु धरनी घर भूत के डेरा, यानी इसी प्रकार से आज चर्चा शुरू करेंगे। बाकी सैम सुनील अभिव्यक्ति मेंस इनोवेशन यानी सामी आप सबको पता है बेहतर ढंग से चल रहा है। अब आइए जरा हम देखें, आज मैंने आपको याद होगा काफी टाइम पहले टाइम यूज सर्वे आपको पढ़ाया था, यानी घर में महिला और पुरुष कितना काम डोमेस्टिक वर्क में कर रहे हैं। महिलाएं अवैतनिक घरेलू काम से दूर हो रही हैं, ऐसा गवर्नमेंट का सर्वे कहता है। वुमेन शिफ्टिंग फ्रॉम अनपेड डोमेस्टिक वर्क, ऐसा गवर्नमेंट का सर्वे कह रहा है। तो अब इसी बात को लेकर के, जैसे 2012 में यूपीएससी ने आपसे एक निबंध पूछा था, अगर मेरे प्यारे बच्चों आप सबको याद हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, पक्का रटा होगा। 2012 में आपसे एक ऐसे पूछा, घर की संभाल और कामकाज क्या महिलाएं न्यायोचित बर्ताव प्राप्त कर रही हैं? डोमेस्टिक वर्क, घरेलू कामकाज, घर की संभाल। तो आप देख सकते हैं यह जो टॉपिक है घर की संभाल के साथ ही जुड़ा हुआ है कि भाई अब डोमेस्टिक वर्क में महिलाओं की भागीदारी कम हो रही। इसका मतलब है कि महिलाएं अब बाहर निकल रही और जॉब की तरफ बढ़ रही, यही सरकारी सर्वे में कहा गया। तो आप देख सकते हैं, और यही प्रश्न जो 2012 में एसे में पूछा गया यूपीएससी में, यही प्रश्न आपसे उठा करके चिपका दिया गया। आई थिंक 2014 में या 15 में जीएस पेपर 1 में, जिसमें सेम प्रश्न पूछा गया है कि पितृतंत्र किस प्रकार से कामकाजी महिलाओं को प्रभावित करता है। यह प्रश्न पूछा गया कि नहीं पूछा गया? जीएस पेपर 1 सोसाइटी महिला समाज एवं महिला संगठन। तो इसी सर्वे के द्वारा मैंने, यानी इस सर्वे को मैंने पैट्रियार्की के साथ भी जोड़ा है, पितृतंत्र के साथ भी जोड़ा है, जो स्वाभाविक रूप से महिला सशक्तिकरण की राह में एक बाधा है। और यह अपने आप में एक मानसिकता है, एक विचार है। और इसी पितृसत्ता पर 2022 में जो प्रश्न है, उसी से आप समझ पाएंगे कि ये कैसे एक विचार है। तो कैसे एक विचार है कि उसमें लिखा गया था पितृसत्ता 2020 वाले प्रश्न में सामाजिक विषमता, यानी पितृसत्ता जो दिखाई नहीं देती लेकिन सामाजिक विषमता का सबसे बड़ा कारक है। तो यहां सामाजिक विषमता यानी जेंडर इनइक्वालिटी, जबकि भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम प्रियम्बल देखें, जो संविधान की आत्मा है, हमारे शासन का आदर्श है, उस प्रस्तावना में भी कहा गया धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान यानी जेंडर के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से अगर हम पितृसत्ता पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब पितृसत्ता संविधान को भी, संविधान के आदर्शों को भी प्राप्त करने की राह में बड़ी बाधा है कि नहीं? तो आज मैंने इस सर्वे के साथ पितृसत्ता को भी जोड़ते हुए जीएस पेपर 1 ए से जीएस पेपर 2 सरकारी नीतियां, गवर्नमेंट पॉलिसीज, और जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस में ही कमजोर वर्गों के प्रति जो भी सरकार की नीतियां, योजनाएं, कार्यक्रम, वो जीएस पेपर 3 समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ, क्या महिलाओं को मुख्य धारा में लाए बिना हम इंक्लूसिव ग्रोथ की संकल्पना को आगे बढ़ा सकते हैं? इन सब विषयों को जोड़ते हुए प्लस ए से, और फिर बिहार पीसीएस का ए से आप देख सकते हैं क्या है? बिनु धरनी घर भूत के डेरा, यानी धरनी यानी नारी, बिना घर सूना। घर यहां एक सिंबॉलिक वर्ड है, घर यहां एक प्रतीकात्मक शब्द है।
इस घर का मतलब हमारा परिवार है, और उसके साथ साथ ये समस्त हमारी व्यवस्था है कि अगर इस व्यवस्था के प्रत्येक सोपान पर महिलाओं की केंद्रीय भूमिका सुनिश्चित नहीं की जाएगी तो स्वाभाविक है हम विकास की प्रक्रिया को एकांगी, या सभ्यता की जो विकास की प्रक्रिया उसके दो सहचरी हैं, उनमें से एक के बिना हम चलेंगे तो सभ्यता डगमगा कर ही आगे बढ़ेगी। तो हम इस व्यवस्था पर, और व्यवस्था आप सबको पता है, व्यक्ति, समाज, राजनीति, अर्थ, धर्म, संस्कृति, कितनी बार बता चुका हूं, उस व्यवस्था के एंगल से इसको हम देखेंगे। पॉइंट इज क्लियर बच्चों? नारी बिना घर सूना यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। ये जो बिहार की कहावत है अपने आप में बड़ी गहरी, क्योंकि मैं पहले टॉपिक से स्टार्ट करूंगा इसलिए इसको अभी डिस्कस हल्का हल्का कर देता हूं। नारी बिना घर सूना, मेरे बच्चे, इसी कहावत से सबक लेते हुए ये बिहार की कितनी मोटिवेशनल पंक्तियां हैं कि इसी से सबक लेते हुए मेरे प्यारे बच्चों यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा 1993 में। एक बार आप देख लीजिएगा, सन भले आगे पीछे हो जाए, लेकिन जहां तक मुझे याद है 1993 में आपसे पूछा, यदि महिलाएं संसार पर शासन करती, यह प्रश्न याद आया? यदि महिलाएं संसार पर शासन करती, तो अगर महिलाएं संसार पर शासन करती, यह प्रश्न क्यों पूछा गया? क्यों? क्योंकि संसार का विकास अधूरा है, और शासन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट ओनली किसी एक दो बड़े पद पर, अपितु व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में, जैसे समाज के प्रत्येक स्तर पर, यानी सामाजिक रूप से, या किसी की पत्नी है, बहू है, समझ गए? आज भी महिलाओं की पहचान, आजादी के 75 वर्षों के बाद भी महिलाओं की पहचान किस रूप में है? मैक्सिमम किसी की पत्नी, बेटी, बहू, समथिंग समथिंग समथिंग। आई होप आप समझिएगा, ठीक है? तो नारी बिना घर सूना, तो यही जो निबंध पूछा गया 1993 में कि यदि महिलाएं संसार पर शासन करती तो नारी बिना घर, यानी आज का हमारा समाज या विकास की प्रक्रिया एकांगी ना होती, जबकि सभ्यता दो पहियों पर आगे बढ़ती, एक पहिया कमजोर है। तो अगर महिलाएं संसार पर शासन करती तो क्या हम कह सकते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, हम यह कहावत आज नहीं पढ़ रहे होते कि नारी बिना घर सूना, या हम इसको जस्टिफाई करते कि नारी बिना घर सूना है, इसीलिए महिलाओं को संसार पर शासन करना चाहिए। आप याद करिए। फिर उसके बाद 95 या 97 में प्रश्न पूछा गया, अगला प्रश्न पूछा गया कि पुरुष तो असफल हो गए। आप एक बार चेक करिएगा, आई थिंक 97 का है, ऐसे ही है, ठीक है ना? पुरुष तो असफल हो गए, अब महिलाएं ही बागडोर थामे। देखिए कैसे यूपीएससी आपसे आपका जो सबसे बेस्ट है वो अपने प्रश्नों के द्वारा निकलवाना चाहता है, और कितने डायनामिक्स की जरूरत है। कि पुरुष तो असफल हो गए, तो पुरुष की असफलता का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि पुरुष अगर शासन का संचालन कर रहे हैं, जब से सभ्यता का विकास हुआ है तो सभ्यता आगे बढ़ी नहीं, लेकिन आपको दिखाने वो कौन कौन से पॉइंट हैं जहां पर यह वर्तमान व्यवस्था असफल रही है या असफलता की तरफ आगे बढ़ी है। अब जितने चैलेंजेस आप वर्तमान व्यवस्था के सामने मौजूद है, सबको आप डाल दीजिए और फिर लिखिए। अब उसमें चाहे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो, डिजास्टर हो, कोई सा भी सामाजिक मुद्दा, जाति, धर्म, जेंडर के स्तर पर जो भेदभाव हो, कुछ भी सब लिख दीजिए। और अगर महिलाएं आएंगी तो महिलाओं के कुछ गुण होते जिसके कारण से यूपीएससी ने फिर एक प्रश्न पूछा था 2004 या 5 में कि नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो नारी के वो कौन से गुण है जिसके कारण से वो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है? त्याग, सेवा, परोपकार, समानुभूति, इंपैथी नॉट सिंपैथी। सिंपैथी पुरुषों में है, इंपैथी महिलाओं में ज्यादा है इन कंपेयर टू मेल। आई होप आप समझ गए हैं विषय। फिर उसके बाद आप बता दीजिए कि महिलाओं के ये गुण अगर स्वाभाविक रूप से सत्ता में शामिल हो जाएं तो परिणाम क्या होगा,
यानी जो पुरुषों की असफलता है उसे हम सफलता में बदल पाएंगे। पुरुषों की असफलता कहां? फिर वही व्यवस्था यानी समाज। समाज में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा है? समाज के 3 स्ट्रक्चर होते हैं, यानी समाज की एक संरचना हो गई, उसमें वर्ग, जाति, लिंग, परिवार। तो वर्ग के आधार पर जो समाज में विभाजन है अमीर और गरीब का, उसका अंतर कम होगा। जाति के आधार पर जो भेदभाव है वह भेदभाव कम होगा। समझिएगा, जाति, धर्म, धर्म के आधार पर जो कट्टरता है, जटिलता है, उसमें भी शिथिलता आएगी। यही सारी बात लिखेंगे। और फिर उसके बाद दूसरा, समाज में रहने वाले लोगों को मिलने वाली सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण। आप मुझे बताएं, क्या पोषण के लिए महिलाओं को केंद्रीय भूमिका मिलनी चाहिए कि नहीं? हालांकि वहां भी चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर महिलाओं की भूमिका पोषण की दृष्टि से सुनिश्चित की जाए और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू न्यूट्रिशन को बढ़ावा दिया जाए, तो क्या भारत में वेस्टिंग स्टंटिंग की समस्या, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा है, नॉट अफ्रीका के किसी भी देश से ज्यादा, चूंकि हमारी आबादी ज्यादा है, तो वेस्टिंग स्टंटिंग की समस्या कम होगी कि नहीं होगी? चूंकि महिलाएं मां है, मां होने के कारण दूध के महत्व को समझती हैं। हां, समय के साथ उनको भी प्रशिक्षित करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी इंसान है, तो इंसानी कमियां उनके अंदर भी मौजूद है। आपको तो आंसर लिखना है, तो आपको पॉजिटिव भी लिखना पड़ेगा। तो पोषण, फिर हेल्थ केयर में महिलाओं की भूमिका। एक आशा वर्कर ने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की एक नई दिशा तय की कि नहीं की? आप सब मुझे बताएं। आशा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को गांव गांव तक लेके गई कि नहीं गई? एक आशा कार्यकर्ता, लेकिन हमारे देश में उसको एक मॉडल की तरह नहीं डेवलप किया जा सका बड़े स्तर पर। तो ऐसे ही ढेर सारी आशाएं अगर हो जाए तो रोजगार भी मिलेगा और घर घर तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचेगी, परिवार नियोजन भी होगा, जनसंख्या नियंत्रित भी होगी। अन्यथा हम पढ़ते रहेंगे आज के 20 साल बाद भी, निर्धनता जनसंख्या वृद्धि का कारण है या जनसंख्या वृद्धि निर्धनता का कारण है। ऐसा यूपीएससी हम पढ़ते रहेंगे, प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन। चूंकि संसाधन कम है और उन संसाधनों की कमी पर अगर जनसंख्या का दबाव ज्यादा पड़ेगा, तो चाहे शहर हो चाहे गांव है, दोनों की संरचना चरमरा जाएगी, स्लम की बौछार होगी, वेस्टिंग स्टंटिंग की संख्या बढ़ेगी और भूख की जो संख्या है वो भी बढ़ेगी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो स्वाभाविक है, जो मैं कहना चाह रहा हूं, आई होप आप व्यवस्था समझने में, डायग्राम नहीं बनाना चाह रहे, क्योंकि डायग्राम बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या हो गया? यानी महिला, नारी बिना घर सूना। तो नारी बिना घर सूना, तो सामाजिक स्तर पर कैसे, यानी स्ट्रक्चर के स्तर पर कैसे? फिर उसके बाद जो सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण। तो पोषण मैंने बता दिया, हेल्थ केयर बता दिया, एजुकेशन, साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टेम में महिलाओं की भागीदारी कम है। तो अगर स्टेम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए, तो स्वाभाविक रूप से हम इस व्यवस्था में ढेर सारे वैज्ञानिक पैदा कर सकेंगे, ढेर सारे गणितज्ञ पैदा कर सकेंगे, ढेर सारे इंजीनियर्स पैदा कर सकेंगे, ढेर सारे टेक्नोक्रेट्स पैदा कर सकेंगे। और बगैर स्टेम पर फोकस किए क्या आप स्टार्टअप इंडिया अभियान चला करके इस देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं? ये भाषण नहीं, आपको कॉपी में लिखना है, क्वेश्चन मार्क डाल दीजिएगा यही वाली लाइन लिख करके। अब आप लोग बताइए, क्या मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी या कोई भी नेता जो फ्यूचर में आएगा, वह हिंदुस्तान में, आप कमेंट करिए, स्टार्टअप, सबका कमेंट अनिवार्य है, क्या स्टार्टअप इकोसिस्टम केवल हम स्कीम्स के द्वारा, कि मुद्रा योजना देंगे, स्टैंड अप स्कीम के तहत पैसा देंगे या बैंक से लोन लेना आसान कर देंगे, क्या अपने देश के नागरिकों को शिक्षित किए बिना कोई स्टार्टअप चल पाएगा? अरे भैया, मान लीजिए आपने मुद्रा लोन लिया, 20 लाख रुपया सरकार ने बढ़ा दिया, इमेजिन कीजिए, और आप बिहार में हैं, यूपी में हैं या किसी भी अन्य राज्य में हैं, आप अपने शहर में या अपने कस्बे में एक स्टार्टअप लेते हैं कि चलो भाई हम कोई ऑटोमोबाइल का पार्ट बनाएंगे, चूंकि आप उसमें एक्सपर्ट हैं। लेकिन अब आपको क्या चाहिए? स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, नहीं तो आपका वो 20 लाख रुपए डूब जाएगा। डूब जाएगा कि नहीं? हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं फैक्ट्रियां बंद होने की संख्या, मैं गलत, इसको जरा आंकड़ों से चेक करिए, फैक्ट्रियां बंद होने की संख्या खुलने की संख्या से ज्यादा है। इसीलिए मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि मैं एग्जिट का ऑप्शन दे रहा हूं। प्रथम कार्यकाल उनका याद करिए कि भाई जो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं वो
बहुत आसानी के साथ क्लोज कर सके, जिससे कि दिवाला और ये सारी स्थिति जो है लंबी ना खींचे। आप सबने पढ़ा होगा, और नहीं तो मैंने बता दिया, इसको याद कर लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए नारी बिना घर सूना ये कहां जा रहा है, किस लेवल पर ये निबंध जा रहा है, चिंतन कीजिए आप। स्टेम, तो यही यानी व्यवस्था पर आपको लिखना है। एजुकेशन हो गया, स्किल हो गया। आधी आबादी अगर स्किल नहीं है या कुछ है तो मैक्सिमम नहीं है, तो क्या हम वर्कफोर्स, जो कल हमने एडिटोरियल पढ़ा कि हिंदुस्तान टैलेंट का सप्लायर बन सकता है, क्यों? क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड है। लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड में जो 50% आबादी, वो 50% कितनी एजुकेशन ले पा रही है और उसकी क्वालिटी, उसका स्किल क्या है? आंकड़े तो कुछ और कहते हैं, आप उठा करके चेक कर लीजिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जीडीआई की रिपोर्ट, आपको सब पता लगे कि महिलाओं की स्थिति एजुकेशन हेल्थ के स्तर पर कहां है, उनकी कितनी पार्टिसिपेशन है, उनकी कितनी भागीदारी है। तो आप चिंतन कीजिए इन विषयों के ऊपर। तो निबंध कैसे लिखना है? नारी के बिना घर सूना, सोसाइटी, शिक्षा शास्त्र, ये सब हो गया। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद अब हम आगे बढ़े तो राजनीति, यानी समाज आया, समाज के बाद राजनीति है, राजनीति के बाद प्रशासन आया। अब राजनीति में महिलाओं की भूमिका नहीं है, तो महिलाओं के मुद्दे पार्लियामेंट में कम उठ रहे हैं। हालांकि इस समय पार्लियामेंट चल ही नहीं रही है, केवल वो विरोध की राजनीति हो चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में गुत्थम गुत्था है। क्रिएटिव रचनात्मकता जो संसद में होती थी आजादी के 10 से 12 वर्षों तक, वह रचनात्मकता पूरी तरीके से वर्तमान में विलोपित है। आप सबको अच्छे से पता, और उसके लिए केवल कोई एक पक्ष जिम्मेदार नहीं, दोनों ही पक्ष जिम्मेदार है। सिंपल सी बात। तो ऐसे में राजनीति जब अपना मूल्य खो रही, अपनी व्यवहारिकता खो रही, नॉट ओनली वैल्यूज, उसके साथ साथ एक व्यवहारिक पक्ष होता है ना कि विरोध है, लेकिन फिर भी हम मिल करके देश के लिए काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम केवल विपक्ष नहीं। इंडियन डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुन के भेज रही। तो आप जिस जिले से आए हैं, आप उस जिले के सांसद हैं। आपको उस जिले के मुद्दे को, और उस जिले के मुद्दे को राष्ट्र के मुद्दे के साथ जोड़ करके या राज्य के मुद्दे के साथ जोड़ करके विधानसभा और लोकसभा में डिस्कस करना, राज्यसभा और विधान परिषद में डिस्कस करना। लेकिन इसी को बोलते हैं राजनीति की व्यवहारिकता। वैल्यू एंड व्यवहारिकता दोनों अलग अलग चीजें। मूल्य यानी वही करना चाहिए जो अच्छा है। व्यवहारिकता कि आप समझिए कि आपको यह पद किस उत्तरदायित्व के साथ मिला है, यह पोस्ट किस रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मिली हुई है। अगर इस प्रकार की चीज आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको पता है 1/3 रिजर्वेशन आ रहा है, उसके बाद स्थितियां अवश्य बदलेंगी। और भी बहुत सी समस्याएं। तो राजनीति में आज सूनापन है बिकॉज आपकी महिलाओं की भागीदारी कम है। पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और पंचायत की क्वालिटी भी आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रही, चूंकि महिलाएं एक लंबे समय तक प्रॉक्सी और अभी भी प्रॉक्सी लीडरशिप कर रही, यानी कि वो चुनी हुई सरपंच, लेकिन उन शासन का संचालन उनके पति, उनके पुत्र या परिवार के अन्य कोई सदस्य कर। इसी प्रकार से प्रशासन, अगर गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस की तरफ ले जाना है तो महिलाओं की भूमिका। आप कहेंगे सर अच्छा कैसे महिलाएं डंडा चलाएंगी? नहीं, जरा समझिएगा, कॉन्सेप्ट के पीछे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन आपको पता लग जाएगा कि नारी बिना गवर्नेंस कैसे सूना है। बिनु धरनी गवर्नेंस सूना, व्हाई, हाउ, दोनों चीजें। मेरे बच्चे चीज बताओ, अब महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं, उसको सबसे बेहतर डील कौन करेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महिलाएं। लेकिन क्या शासन प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर? हर महिला का मुद्दा पुरुष देख रहे हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे सामान्य प्रशासन। आप समझ सकते हैं इस मुद्दे को। ऐसा नहीं कि पूर्णतया महिलाएं नहीं है, लेकिन बहुत कम संख्या में। मैं दिल्ली में रहता हूं, मैंने महिला थाने देखे ही नहीं। अब हो सकता है ये मेरी अज्ञानता हो, अलग बात है। आप सब अपने अपने जिलों में हैं, जरा मुझे बताइए कि आपने कितने महिला थाने देखे हैं और कितने सामान्य थाने देखे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जो महिलाएं काम कर रही वो भी पैट्रियार्की की शिकार हो गई हैं। क्यों? क्योंकि जिसकी आबादी ज्यादा होती है हम उसी का अनुकरण करते हैं।
तो जो महिलाएं शासन कर रही वो भी बेहतर शासन नहीं कर पा रही, क्योंकि वो पितृसत्ता के दबाव में है, पैट्रियार्की के दबाव में है। आई होप आप इस गहराई को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो प्रशासन को अगर हमें सुशासन की तरफ ले जाना है तो वहां पर भी महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं इंडियन पॉलिटी, संक्षेप में मैं बता रहा हूं बस केवल, ठीक है। उसके बाद यह निबंध आप सबको पता है कि मैं लिख के हर एक निबंध दे रहा हूं बिहार वाले बच्चों को। 2 निबंध आज लिख के दिया, कल इसको लिख के पकड़ा दूंगा, ठीक है, सुबह सुबह। अब इसके बाद आता है राजनीति के बाद इकोनॉमिक सिस्टम, अर्थव्यवस्था। अब मुझे बताइए, एक सिंपल सा फार्मूला, जीडीपी ग्रोथ के 4 इंजन है। मैं नहीं कहता हूं, ये इकोनॉमिस्ट कहते हैं। 4 इंजन में पहला इंजन कौन सा, बच्चे बताना जरा। पहला इंजन है मेरे प्यारे बच्चों, बोलो 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 बोलो, पहला इंजन कौन है? जीडीपी 100 रुपए की अगर हमारे देश की बन रही है, हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रख रहे हैं या 2047 तक विकसित भारत का, तो वो डिमांड से चलेगी, पीएफसी। यानी हमारे देश की जीडीपी अगर 100 रुपए की आज और हम इसको 200 रुपयों की कल करना चाहते हैं, 400 रुपए की परसों करना चाहते हैं, तो हमें कंज्यूमर तैयार करने पड़ेंगे जो मार्केट से डिमांड करें। क्योंकि अगर मार्केट में डिमांड नहीं तो सरकार कुछ भी कर ले, चाहे वो कितना भी कैपेक्स करे, कैपिटल एक्सपेंडिचर करे, तो चाहे कितनी भी टैक्स छूट दे, लेकिन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आता। क्यों नहीं आता? बिकॉज मार्केट में कंजम्पशन नहीं है। और अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं आता है तो जीडीपी ग्रोथ का दूसरा इंजन, जिसे हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, निवेश, वो भी नहीं आएगा। और उसका योगदान 33% है। यानी 89% जीडीपी बनाने वाले दोनों सेक्टर अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो वो कमजोर पड़ जाते हैं और हमारी इकोनॉमी कमजोर पड़ती। इकोनॉमी कमजोर पड़ने का मतलब रोजगार कमजोर पड़ता, रोजगार कमजोर पड़ने का मतलब डिमांड, और फिर यही साइकिल चलता रहता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि महिलाओं की अपने अपने घरों को याद करिए, बाकी छोड़ दीजिए। ये जो डेटा आते हैं ना, बड़े बड़े एनएसएसओ के डेटा, ये सब अच्छी बात है, बट समथिंग कुछ ना कुछ मिसिंग होता है, ठीक है। अब मुझे बताइए, आप सबसे पूछ रहा हूं, अपने अपने घरों को याद करिए, आपके घर की महिलाओं की परचेजिंग पावर जो है और पुरुषों की जो परचेजिंग पावर है, दोनों में कितना डिफरेंस है, सोच के देखिए। यानी आपकी मां की, अगर वो जॉब में नहीं है तो, या जॉब में तो भी, पुरुषों और महिलाओं की परचेजिंग पावर में कितना डिफरेंस है। महिलाओं के पास काम नहीं है तो उनकी तो परचेजिंग पावर है ही नहीं, जो है वो बहुत कम है। तो ऐसे में अगर महिलाओं को एक आधी आबादी की परचेजिंग पावर, कुछ परसेंट की है, आधी आबादी जब मैं कह रहा हूं तो उसमें 10% मान लीजिए है, 40% की नहीं है, तो अगर उनकी हम परचेजिंग पावर बढ़ा दें तो वो क्या करेंगी? एक अच्छी कंज्यूमर बनेंगी, वो डिमांड करेंगी, भले वो वुमेन प्रोडक्ट्स की ही डिमांड करेंगी, महिलाओं से संबंधित उत्पादों की, लेकिन महिलाओं से संबंधित फिर ढेर सारे स्टार्टअप खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे, बोलिएगा? क्योंकि जैसे ही मार्केट में डिमांड हुई, मुकेश अंबानी स्वाभाविक रूप से, जितने भी बिजनेसमैन हैं, वह एक वुमेन प्रोडक्ट भी लॉन्च कर देंगे या वुमेन स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, अपनी पत्नी को उसका हेड बना देंगे या अपनी पुत्रियों को, अपनी पुत्र बधुओं को। लेकिन अभी नहीं है, इसलिए ऐसा वो नहीं कर रहे। तो आप सोचिए कितनी गहरी, नारी बिना घर सूना, यानी इकोनॉमी की डिमांड ही कम हो गई है। ये है नारी बिना घर सूना, बिनु धरनी घर, यानी देश विकास में पीछे है। यह मैंने आपको इकोनॉमी वाले एस्पेक्ट में समझाया। तो एक एस्पेक्ट से बहुत से एस्पेक्ट्स है, ठीक है। और नारी बिना घर सूना है, इसीलिए 2005-6 से हमने सरकारी बजट में एक अलग कैटेगरी बनाई जिसे हम जेंडर बजटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम जेंडर बजटिंग क्यों लेके आए? क्योंकि महिलाओं के लिए हमें अलग से बजट आवंटित करना है। क्यों? क्योंकि बिनु धरनी घर भूत का डेरा, नारी बिना यह देश विकसित नहीं होगा। इसलिए हमने 2005-6 में जेंडर बजटिंग की संकल्पना को डेवलप कर दिया। पॉइंट को पकड़िएगा और आप देखिए कैसे ये बिहार की कहावत है। क्या यही जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, इसको यूपीएससी के ऐसे पे एक बार नहीं 25 बार सेट कर चुका हूं, अपनी यूट्यूब पर भी लेक्चर पड़े हुए हर एक चैनल पर।
अनअकैडमी अड्डा और सब पर मैंने जेंडर इश्यू डिटेल में कराए। बस क्या कर रहा हूं, शब्दों को बिहार पीसीएस के अकॉर्डिंग मोल्ड कर दे रहा हूं। यही तो यूपीएससी है बेटा, यही सिविल सर्विसेज, इसमें अलग से कुछ भी नहीं। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, आई एम अ बिग जीरो। बस चीजों को जोड़ना आता है, यही अपने बच्चों को सिखाना चाहता हूं। सिंपल सी बात है। अब इकोनॉमी वाला पैटर्न हो गया, इसमें बहुत से पॉइंट अभी मैं बहुत कम लेके चल रहा हूं। हम पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर का फेमिनाइजेशन बढ़ रहा है, महिलाओं का कृषिकरण यानी महिलाओं की कृषि में भागीदारी बढ़ रही है। लेकिन क्या वो महिलाएं आज की आवश्यकता के अनुरूप कृषि करने में सक्षम है? यानी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर चाहिए, खासकर बिहार में जो कि एक एग्री स्टेट है। तो क्या वहां की महिलाएं वर्तमान पद्धति पर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करने में सिद्धहस्त हैं? क्या वो ई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाएंगे? अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो वह बिहार नामक एग्री स्टेट वास्तविक रूप में पंजाब और हरियाणा जैसा एग्री बेस्ड स्टेट नहीं बन पाएगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को इन प्रौद्योगिकियों के साथ परिचित कराया जाए, अन्यथा यह कहावत चरितार्थ हो जाएगी, बिन धरनी घर भूत के डेरा। ये तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विसेज वट एवर, जब ढेर सारे लोग डिमांड करते हैं तब स्टार्टअप चलता है, तब मुद्रा लोन और ये लोन तब बेहतर ढंग से वर्क करते हैं। तो गया। अब आते हैं इकोनॉमी के बाद टेक्नोलॉजी। आज एआई का जमाना है और हम पढ़ते हैं कि साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है आजादी के बाद से, लेकिन अभी भी बहुत कम है इन कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री चाइना। तो स्वाभाविक रूप से क्या हम आज के बदलते दौर में जब ऑटोमेशन हमारा डोर नॉक कर रहा है कि अब हमारे बिना तुम्हारा काम नहीं चल सकता संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्थाओं, तो क्या हमारी महिलाएं उस दृष्टि से सक्षम? इनफैक्ट पुरुष ही सक्षम नहीं है एआई में। तो अगर हम एआई में महिलाओं को सिद्धहस्त नहीं करते हैं तो नारी बिना घर सूना तो होगा। आप कहेंगे सर कैसे, थोड़ा और डीप जाइए। हम कहीं चलिए चलते हैं। आप मुझे बताइए, आपको अच्छे से पता है कि किचन में रोबोट आ चुका है। आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं। किचन का सारा काम अब चाइना ने ऐसे ऐसे रोबोट बनाए जो किचन का सारा काम कर रहा है, वो भी बेस्ट ढंग से, बिल्कुल मां की तरह। विचार कीजिएगा, चाइना ने ऐसे ऐसे रोबोट बनाए जिसने किचन में कंट्रोल कर लिया। भारत यानी मैं खुद देख चुका हूं, एक दो घरों में पूरा किचन उसने कंट्रोल किया हुआ, जो अमीर लोग हैं। अब वो जो रोबोट है कहां से आ रहे हैं? वेस्टर्न कंट्री से आ रहे हैं, जापान से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं। लेकिन अब यही अनुकरण आहिस्ते आहिस्ते जब परचेजिंग पावर थोड़ी सी बढ़ेगी लोगों की, जैसे 8वां वेतन आयोग आएगा एंड सो ऑन, तो ये मिडिल क्लास में भी आना स्टार्ट हो जाएगा। अब मिडिल क्लास की आबादी कितनी बड़ी है? अब नुकसान क्या होगा कि जो मेड हैं उन मेड का काम जाएगा। पॉइंट को पकड़िएगा, मैं नहीं कह रहा हूं एकदम से जाएगा, लेकिन जाएगा। दो हैं तो एक का काम होगा, एक का काम रोबोट अकेले कर देगा, खासकर जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, बच्चों की केयरिंग की बात नहीं है। तो एक समस्या तो वहां की एआई रोजगार ले जाएगा। दूसरी समस्या कहां बेटा? अरे भैया, जब हमारे यहां रोबोट बनाने वाले लोग ही नहीं होंगे, यानी हमारे यहां टेक्नोलॉजी में सिद्धहस्त लोग होंगे नहीं, विशेषकर आधी आबादी महिला, तो अगर रोबोट घरों में आ रहे हैं तो भी वो उसको नहीं चला पाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को यूज नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमारे यहां उसकी फैक्ट्री भी नहीं लगेगी। हम हमेशा इंपोर्ट करते रहेंगे। कहां से? चाइना से। और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता चला जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट बढ़ता चला जाएगा, फॉरेक्स रिजर्व पर दबाव बनता चला जाएगा। और फॉरेक्स रिजर्व पर दबाव अगर आपका इन सब कारणों से भी बनता है तो यह चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि वैसे ही हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए पूरी तरीके से इंपोर्ट पर डिपेंड करते हैं। तो ये हो गया टेक्नोलॉजी वाला पक्ष। बड़ी गहरी बात है, हमारे देश के जो मुद्दे हैं बड़े गहरे हैं। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं इतना नेचुरल टीचर हूं, नेचुरल हूं मैं, मतलब मुझे कंटेंट की आवश्यकता नहीं है और मेरे अंदर बहुत से विचार हैं बहुत पॉजिटिव, लेकिन फिर मैं जैसे थक गया हूं। मैं तो थोड़ा रिजल्ट हो जाए मेरे अंदर, क्योंकि एक वो घाव है ना, असफलता का घाव है, थोड़ा सा भर लूं तब उसके बाद, क्योंकि बहुत चर्चा करने लायक है इस देश के बारे में। ऐसा नहीं कि हम अच्छे नहीं, लेकिन हम
अभी मैंने आप लोगों को पर कैपिटा जीडीपी का कॉन्सेप्ट, हम कहां हैं पर कैपिटा जीडीपी में दोस्तों? इनफैक्ट हम पर कैपिटा इनकम में टॉप 10 कंट्रीज में नहीं है दोस्त। आप सोचिए हमारी स्थिति, दिस इज मतलब विकास है, समृद्धि है, लेकिन मुट्ठी भर लोगों के हाथ में वो चीज आ रही, बाकी नहीं आ पा रही। और सरकारी नौकरी कितने लोगों को समृद्ध बना पाएगी आप सोचिए। सरकारी नौकरी में एक रोजगार के साथ एक बेरोजगार फ्री मिलता है, आप सबको पता ही होगा। ये कहना मेरा उचित नहीं है, हो सकता है कि यह कहना अनएथिकल हो, लेकिन मैं माफी मांगते हुए यह बात कह रहा हूं कि सरकारी नौकरी के साथ एक रोजगार के साथ एक बेरोजगार फ्री मिलता है कि नहीं मिलता है? बहुत कम होता है रोजगार और रोजगार की शादी होती है, एक रोजगार की एक बेरोजगार से शादी होती है। बेरोजगार कौन है? लड़की। यानी घर वाले सेटिस्फाई हो जाते हैं कि लड़का कमाता है तो लड़की का काम चल जाएगा। लेकिन अगर इसको इकोनॉमिक टर्म में देखेंगे तो वह नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि अगर यह व्यक्ति जो लड़का है 10 रुपए कमा रहा है, यह 10 रुपए की डिमांड में पूरे जीवन बंध के रह जाएगा। अगर लड़की भी कमाए 5, 8, 10, 12 तो ये 22 रुपए हो जाएगा, और 22 रुपए की डिमांड इकोनॉमी में कितनी होगी? यानी डबल हो जाएगी। या 5 ही कमा रही है तो कम से कम 1.5 हो जाएगी, और फिर डिमांड और सप्लाई का चेन चल पड़ेगा। आज संपूर्ण विश्व भारत से डरता क्यों है? ना हम डिफेंस में नंबर 1 हैं, ना ही हम टेक्नोलॉजी में नंबर 1 हैं। आप मुझे बताइए, जो भी ना ही हम किसी अन्य मुद्दे पर नंबर 1 हैं, ट्रस्ट करिए। उसके बाद भी संपूर्ण विश्व क्यों डरता है भारत से? क्योंकि भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर इस समय संपूर्ण विश्व में जो माल बन रहा है सबका सबसे बड़ा खरीदार है। तो अगर हम कंज्यूमर हैं और संपूर्ण विश्व हमसे डर रहा है, तो हमें अपनी इस कंज्यूमर की ताकत अपने लिए भी तो इस्तेमाल करनी होगी ना। तो सरकारी नौकरी एक चिंता और है, एक कमाई और एक बिना कमाई दोनों मिल करके इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह तर्क समझ में आया कि नहीं आया? यह तर्क समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर परिवार प्रारंभिक स्तर पर ही अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य हुनर भी सिखाएं, तो आपको अच्छे से पता है पराठा बनाने वाले, गोलगप्पे बनाने वाले, इसी प्रकार के अन्य काम करने वाले, यानी जो हाउस वर्क होते हैं, डोमेस्टिक वर्क होते हैं, उसमें भी छोटे छोटे उद्यम बनाए जा सकते हैं। अरे भाई, तावा घरों में ऐसा आता है, हर घर में आपके गांव में तावे का आकार ऐसा होगा, लेकिन आखिर ऐसा खूबसूरत सा तावा कुछ लोगों ने बनाया, अब वो हर घरों में आजकल जो अच्छे अच्छे तवे आ रहे हैं वो सब है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर ग्रामीण स्तर पर भी, सबअर्बन स्तर पर, अर्बन स्तर पर खूब ढेर सारे स्किल्ड युवा निकले, तो घरेलू सामानों को ही नए नए ढंग से इनोवेट करके बनाते रहेंगे, उनकी डिमांड होती रहेगी और इकोनॉमी बढ़ती रहेगी समय के साथ। लेकिन ठीक है, टेक्नोलॉजी की। अब आइए जरा इन्वायरमेंट पर, क्या महिलाओं को शिक्षित किए बिना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में उनको भागीदारी दिए बिना हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक पाने में सक्षम होंगे? आप स्वयं विचार कीजिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए नारी को सशक्त करना होगा, अन्यथा ग्लोबल वार्मिंग का चक्र ऐसे ही चलता रहेगा और हम पढ़ते रहेंगे बिन धरनी घर भूत के डेरा। सारे मुद्दे क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अब अंतरराष्ट्रीय संबंधों पे आ जाइए। आज संपूर्ण विश्व का नेतृत्व पुरुषों के हाथ में है, और आज विश्व व्यवस्था, ग्लोबल ऑर्डर किस दिशा में जा रही है मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तो आप कहेंगे कि सर हमें तो इस समय ग्लोबल ऑर्डर की कोई दिशा दिख ही नहीं रही है। और मैं कहूंगा यस मेरे प्यारे बच्चों, आई एम 100% एग्री, मैं तुम्हारा टीचर हूं, लॉजिकल हूं, तो ये आप कॉपी में भी लिख लीजिएगा कि वर्तमान में विश्व व्यवस्था किस तरफ जा रही है, इसके बारे में स्पष्टतया कुछ कहा नहीं जा सकता। आप मुझे बताइए कहां जा रहा है? यूनिपोलर है, बाईपोलर है, मल्टीपोलर है, क्या कहेंगे आप? कभी कभी लगता है अभी भी यूनिपोलर है। यानी जब ट्रंप सत्ता में आए तो पूरे विश्व का मीडिया और उनकी हरकतें जो हुई उस पर जो पूरे मीडिया का रिएक्शन था, लगा कि भैया चाइना कुछ है ही नहीं, अभी भी यूनिपोलर, कि ट्रंप आए ये होगा, ट्रंप आए ये होगा, पूरा अखबार भरा पड़ा था, लगा यूनिपोलर है। अब जैसे ही इन्होंने टैरिफ लगाया मैक्सिको पर
कनाडा पर, और क्योंकि टैरिफ तो पहले से ही चाइनीज गुड्स पर था, तो अमेरिका ने उस पर 10% टैरिफ और इंक्रीज किया। तो लगा कि अमेरिका आप चाइना को नुकसान पहुंचाएगा, तब तक अगले दिन चाइना ने कहा हम भी तुम पे लगाते हैं टैरिफ। तो लगा कि यार बाइपोलर भी है। तब तक इंडिया भी आया, यूरोपियन यूनियन भी आया, और सारे संगठन सक्रिय हुए, अपना अपना स्टेटमेंट देने लगे। लगा यार ये तो मल्टीपोलर है, ग्लोबल ऑर्डर किस तरफ जा रहा है, नोबडी नोज। संपूर्ण विश्व में जो इस समय लीडरशिप है, आई थिंक वो ग्लोबल ऑर्डर के बारे में सोच ही नहीं रही। क्यों? अब आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, ग्लोबल ऑर्डर को कभी भी आप व्यवस्थित तभी कर पाएंगे जब यूनाइटेड नेशन और उससे जुड़ी संस्थाएं कार्य करेंगी। क्यों? क्योंकि हमने यूएन की स्थापना ही ग्लोबल ऑर्डर को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति, सुरक्षा और समृद्धि है। तभी तो हमने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन बनाया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ बनाया था। तो आज तो यूएन कहां है? तो आप कहेंगे सर यूएन का मुख्यालय मैक्सिमम जो भी है सर अमेरिका में है, लेकिन वो केवल मुख्यालय के स्तर पर है। उसकी रेलिवेंसी अगर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर अब यूएन को भी रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। इसका मतलब जैसे ही आप कहेंगे सर यूएन में बड़े रिफॉर्म की जरूरत है, वैसे ही यह निबंध सत्य हो जाएगा। बिन धरनी घर भूत के डेरा, यानी बिना नारी के ग्लोबल ऑर्डर चिंतित चिंतनीय है। आप ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। इसलिए समय आ गया है कि महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी बढ़ाई जाए। वो तभी हो पाएगी जब भारत जैसे देश ने जो कदम उठाया है, 1/3 रिजर्वेशन या रवांडा से बिना रिजर्वेशन के ही हम प्रेरणा लेते हुए महिलाओं की भागीदारी पार्लियामेंट्री सिस्टम में ज्यादा सुनिश्चित करें। संपूर्ण विश्व में जब महिलाएं पार्लियामेंट में बड़ी संख्या में आएंगी, फिर वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अपनी भूमिका को बृहत्तर ग्रेटर एस्पेक्ट्स में आगे बढ़ाएंगी। और फिर क्योंकि नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति अपने गुणों के कारण, तो स्वाभाविक रूप से वह इस ग्लोबल ऑर्डर को एक नई दिशा दे पाएगी, ऐसी संभावना दिखती है। लिखते समय सतर्क रहना, किसी चीज पर ठप्पा नहीं लगाना। पता चला कोई पुरुष कॉपी चेक कर रहा है और बहुत दुखी हो अपनी पत्नी से, उठा के काट कूट के अंडा कर देगा तुमको। अच्छा बेटा बहुत बड़े फेमिनिस्ट लग रहे हो तुम, बताते हैं तुमको। तो ऑब्वियस है शब्दों का चयन, हालांकि ऐसा होता नहीं, आप अच्छा लिखते हैं तो अच्छा नंबर मिलता है, ठीक है। अब बताओ मुझे, मैं एक बार स्क्रीन से हट रहा हूं। बिहार वाले बच्चों, क्या इसके अलावा आपको इस निबंध में और कुछ लिखना है? जितने भी इस समय हैं, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं और फिर आऊंगा अपनी टॉपिक पे। बोलो भाई, कमेंट आ जाए फिर मैं आगे बढ़ूं। बिन्नू धरनी घर भूत के डेरा, रुखसार, ठीक है, वेरी गुड। और बच्चे ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये एक्चुअली शायद रुखसार तुम्हारा ये बिहार पीसीएस का मेंस लिख रही, शायद आप ही का ये क्वेश्चन था ग्रुप में मेंस वाले, जिसको मैंने रोका था कि बेटे अभी लिखना मत, आज मैं हिंदू में इस पे एक्सप्लेन करूंगा तब लिखना। आप ही थी या कौन बच्चा था? तो आपको इसके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि एक एक बच्चे पर मैं बारीक निगाह रखता हूं, बच्चे मेंस का, तो इसलिए मेंस तो अपन लोग तहलका करेंगे। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैसे अब यूपीएससी वालों को भी थोड़ा मजा दे दूं, नहीं तो उनको लगेगा सर आज तो बीपीएससी पे ही। भाई अब आइए जरा 3-4 उल्टे चलते हैं। उल्टे चलते हैं यानी कि 2017 का एक निबंध आया था। क्या निबंध आया था? नारी परिपूर्णता, फुलफिलमेंट ऑफ वुमेन, रियलिटी है या मिथ है? नारी परिपूर्णता यथार्थ है या मिथक है? पॉइंट को पकड़िएगा। नारी परिपूर्णता यथार्थ है। आप लिख नहीं सकते कि अगर आज भी बिहार के जनमानस में इस प्रकार की कहावत अपनी प्रासंगिकता, अपनी रेलिवेंसी रखती है, जैसे बिनु धरनी घर भूत के डेरा, नारी बिना घर सूना है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि नारी परिपूर्णता आज की आवश्यकता है। आइए इस निबंध में हम देखें कि
क्या हम नारी की परिपूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी महिलाएं सशक्त हो रही हैं, या अभी भी इसकी सीमा बनी हुई है? क्या जो मैंने व्यवस्था के सारे एलिमेंट बताए वही इस निबंध में आएंगे कि नहीं, जो यूपीएससी वाले में? डिट्टो बताइए। 2016 के निबंध पर एक यात्रा कीजिए यूपीएससी वालों, और वो भी इसी के साथ जोड़ रहा हूं। पूछा गया था कि यदि विकास जेंडर के साथ नहीं है तो वह विकास इन क्या है, खतरनाक है, यानी संकटग्रस्त है, इन डेंजर्ड है। जेंडर के साथ नहीं तो इन डेंजर्ड है। 2016। तो यह निबंध क्या कहता है कि बिनु धरनी घर भूत के डेरा, यानी अगर विकास महिलाओं को शामिल करते हुए नहीं है तो विकास संकटग्रस्त। ऐसा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कहा गया था। उसी को कोड करते हुए यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा 2016 में। तो क्या वह बात इस निबंध के साथ 100%, नॉट 99.9, कि पुरुषों के साथ महिलाओं की बराबरी के बिना विकास संकटग्रस्त है, क्या वह इसी निबंध का एक रूप है कि नहीं, कि बिनु धरनी घर भूत के डेरा, कि नारी बिना घर यानी देश यानी विकास सूना है? तो दोनों निबंध एक साथ आके कनेक्ट हो गए कि नहीं? एक भी पॉइंट क्या मैंने मिसिंग छोड़ा है? बोलिए भाई, सभी लोग कमेंट करिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यूपीएससी इज ऑल अबाउट क्या? एक ही शब्द है और उस शब्द का नाम है ये IQ-IP, इंटरलिंकिंग क्वालिटी। 100% अगर आपको IQ-IP आती है, आओ चाहे बिहार हो चाहे यूपी, लपक लेंगे। और भी स्टेट, अभी मैं 2 स्टेट पर 2025 में काम करूंगा। धीरे धीरे मैं फिर मेंस तो मैंने सबके लिए अनाउंस कर दिया है। मेंस चाहे एमपी का होगा चाहे उत्तराखंड का, 2025 में सबको मेंटोरशिप 100% दे रहा हूं। 100 मतलब पूरा। लेकिन प्रीलिम्स अभी अन्य स्टेट नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे मैं डेवलप करूंगा, क्योंकि टीम चाहिए। तो यूपी बिहार की मेरी टीम बन चुकी है, क्योंकि मेंस में अकेले ही सारा पढ़ा लेता हूं। बिहार का जो है बिहार स्पेशल और डीआई रवि सर पढ़ा लेते हैं, कॉपी बहुत अच्छे से वो चेक करते हैं मेरा इनपुट लेते हुए। तो बिहार इसीलिए हम लोग सफलतापूर्वक मुख्य परीक्षा करा पाए, यानी अभी हम करा रहे हैं। यूपी का क्योंकि यूपीएससी के जैसा सिलेबस है। उत्तराखंड के बच्चे भी आए तो बिल्कुल यूपी और उत्तराखंड में कोई अंतर ही नहीं, लेकिन अभी तक उत्तराखंड के बच्चे कनेक्टर नहीं है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये विषय हम लोगों ने समझ लिया। महिलाएं अवैतनिक घरेलू काम से दूर हो रही, सरकारी सर्वेक्षण। अब इसी को लेकर के मैंने 5 क्वेश्चन बना दिया है, जिससे यूपी पीसीएस का मेंस जो लिखने जा रहे हैं, जून में होने वाला है ये मेंस, उनको भी भाई लगे कि हमको भी क्लास में कुछ मिला। तो 5 क्वेश्चन आज मैंने वुमेन से रिलेटेड जो दिए हैं, आप देखिएगा अगर आएगा जीएस पेपर 1 यूपी पीसीएस के अंदर भी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ऐसा मैंने लपेट लिया है पूरा वुमेन इंपावरमेंट पर 5 क्वेश्चन, और पांचों का आंसर थोड़े ज्यादा शब्दों में है कि अगर बिहार में आए तो भी मजा आ जाए और आपको कंटेंट मिल जाए। तो पहले इसी टॉपिक को लपेट लिया जाए, अगर आप सबकी अनुमति हो, फिर उसके बाद अन्य टॉपिक्स पर बातचीत करेंगे। क्योंकि अभी हम लोग रिदम में है, तो इसी रिदम में ये वुमेन वाला विषय निपटा लिया जाए। क्या कहते हैं बच्चा लोगों, कर लिया जाए? हाँ, चलिए लपक लिया जाए इस टॉपिक को थोड़ा सा, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। आपके सामने टॉपिक है, देख सकते हैं आप। महिलाएं अवैतनिक घरेलू काम से दूर हो रही हैं, सरकारी सर्वेक्षण। यानी अवैतनिक का मतलब होता है बेचारे उनके साथ अन्याय हो रहा है,
यह रिपोर्ट आपके सामने आई। प्रियंका कह रही पीएसआई और ऑप्शनल में फेमिनिज्म टॉपिक है। बिल्कुल बेटा, 100% यूज होगा, जो मैंने बताया सब यूज होगा, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और आप सब जो भी 25 वाले हैं, कॉन्फिडेंस हाई रखिए, फ्री होगा और करिए, मेहनत करिए। और प्लीज एक और बात मैं कहूंगा, एक अपने बच्चे के उदाहरण से, प्लीज आप लोग आईएएस बिहार, मतलब ये मत सोचिए कि आपका आईएएस में नहीं होगा, पीसीएस में हो जाएगा। भैया पीसीएस में भी उतनी ही फाइट है, तो सो प्लीज थोड़ा सा सीरियस रहिए, ठीक है। आइए जरा समझते हैं पहला टॉपिक। महिलाएं अवैतनिक घरेलू काम से दूर हो रही हैं, सरकारी सर्वेक्षण क्या कहता है, जरा इसको एक बार आप रीड करिए बच्चों। भारतीय समाज में महिलाओं की उभरती भूमिका लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। द इवॉल्विंग रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी मार्क्स अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी। हां, रुखसार कर सकते हो। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने एक सर्वे किया है जिसका नाम है टाइम यूज सर्वे, ठीक है ना, 2024। ये पहले भी मैं आप लोगों को करा चुका हूं, बहुत पहले की बात है, यानी रेगुलर जब भी आता मैं कराता हूं। अनुसार रोजगार से संबंधित गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, यानी 19 में इतनी थी 25। इसका मतलब रोजगार की दृष्टि से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। तो आप इसको पॉजिटिव लिखिएगा, जैसे 2017 वाला निबंध था, फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन, रियलिटी या मिथ। तो आप देख सकते हैं महिलाएं सशक्त हो रही ना, तो ये सब फैक्ट ऐसे एग्जाम्पल के रूप में जाके उस क्वेश्चन में लग जाएंगे। इसके अतिरिक्त महिलाओं द्वारा अवैतनिक घरेलू कामों में बिताया जाने वाला समय प्रतिदिन इतने मिनट से घटकर इतने, यानी ये भी घटा है, हालांकि बहुत कम है लेकिन फिर भी, तो जो बताता है कि महिलाएं अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज्यादा भागीदार हो रही हैं, यानी वो जो काम करे उनको वेतन मिल रहा है। फिर इसके बाद, हालांकि समाज की गहराई से समाई पितृसत्तात्मक संरचना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, पितृसत्तात्मक संरचना महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती रही है। पितृसत्ता क्या बेटा, बताने की जरूरत नहीं, मैंने सब समझा दिया है, एक बार सब बच्चे बताएं। यह विश्लेषण, यानी जो आपको मैंने दिया है पूरा, पितृसत्ता की अवधारणा, महिलाओं पर इसके प्रभाव और महिला सशक्तिकरण की रणनीतियों का, यानी क्या किया जाए कि नारी सशक्त हो, इन विषयों पर ये चर्चा करता है। तो इसमें मेरे बताने लायक कुछ भी नहीं, दिस इज द वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े। एक मिनट बच्चों, माइक टूट ना जाए, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी। एक मिनट भाई, गिर जा रहा है, ठीक है, चलो भाई गिरना मत, ठीक है। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक एक बार देख लीजिए, जीएस पेपर 1 सोसाइटी, महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, ठीक है। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, सरकारी नीतियां, ठीक है, और कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूत सहिष्णुता संवेदना। जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस, स्वास्थ्य शिक्षा, मानव संसाधन, भाई ऑब्वियस है, महिला और पुरुष दोनों को हमें मानव संसाधन मानना ही पड़ेगा, इसलिए यह टॉपिक इसके साथ भी जुड़ रहा है। जीएस 3 इकोनॉमी, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, रोजगार से संबंधित विषय, जीडीपी से संबंधित विषय। जीएस पेपर 4 एथिक्स स्वाभाविक है। आप कहेंगे सर यहां कैसे, जैसे आपको याद होगा पंडिता रमाबाई पर एथिक्स में प्रश्न पूछा था कि नहीं पूछा था, सॉरी माफी चाहूंगा, सावित्री बाई फुले के ऊपर प्रश्न पूछा गया था एथिक्स में, उनके योगदान को लेकर के। तो ऑब्वियस है, महिलाओं के जितने भी मुद्दे अगर आपको पता होते हैं, तो मैं सिंपल फंडा सिखाता हूं कि भैया किसी भी महिला जो पर्सनालिटी है इस यूनिट के अंदर, जो आप देख सकते महान नेता, सुधारक और प्रशासक, इस यूनिट से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आता है तो आप बस जो जो मुद्दा जानते हैं लिख दीजिए, सभी में उनका योगदान अपने आप अनुमन्य हो जाएगा क्योंकि अगर एक महिला को सशक्त करेंगी, चाहे एजुकेशन के द्वारा ही, तो महिला हर एक क्षेत्र को प्रभावित करेगी। लिख सकते हैं कि नहीं, तो अगर एक महिला को, जिसको पंडिता रमाबाई ने शिक्षित किया हो या सावित्रीबाई फुले ने, तो स्वाभाविक रूप से इन दोनों महान महिलाओं ने जो ये किया है, तो अगर उनको शिक्षित ही किया, तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने जिन जिन क्षेत्रों में बड़ा काम किया वो सब में इनका योगदान हो जाएगा। तो ये फंडा है मेंस लिखने का, सिंपल सी बात है।
ठीक है, ऐसे मैंने ढेर सारे आपको डिस्कस कर दिया, आगे लिखा हुआ प्रश्न भी देख सकते हैं। ठीक है, यूपीपीसीएस का भी सेम सिलेबस है, तो यूपीपीसीएस तो समझिए यूपीएससी की कॉपी है, एवरीथिंग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, महिलाओं के लिए निरंतर चुनौतियां क्या हैं? तो कितनी चुनौतियां हो सकती हैं, सब मैंने आपको बता दिया। टाइम यूज सर्वे कह रहा है कि चुनौतियां थी, लेकिन अब धीरे धीरे रोजगार में भागीदारी बढ़ रही, तो चुनौतियां थोड़ी कम हो रही। जो अनपेड वर्क घर में करती थी, उसकी भी जो संख्या है वो कम हो रही है, चाहे थोड़ा ही अंतर है, लेकिन तो जो चुनौतियां थी उनका समाधान हो रहा है। आधुनिक भारत में महिलाओं के प्रश्न आप देख सकते हैं, यानी समाज सुधार आंदोलन की बात हो रही है, इतिहास का प्रश्न है कि समाज सुधार आंदोलन में महिलाओं को किस प्रकार से, ऑब्वियस है राजा राममोहन राय वगैरह। मेरा बस इतना है, भारत में महिला आंदोलन ने निम्न सामाजिक स्तर की महिलाओं के मुद्दों को संबोधित नहीं किया है। इस प्रकार के प्रश्न वुमेन पर हमेशा आते हैं। महिलाओं को अगर हम सशक्त बनाते हैं तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाएगा। क्या ये समझ चुके हैं कि नहीं? महिलाएं अगर शिक्षित होंगी तो परिवार नियोजन के साधन इस्तेमाल होंगे, नंबर 1। दूसरा, महिलाएं अगर शिक्षित होंगी तो वह कितने बच्चे करने इसका निर्णय ले पाएंगी, यानी उनकी अपनी, जितनी भी पढ़ी लिखी महिलाएं जॉब में, आप पूछिए अमूमन उन्हें कितने बच्चे करने हैं इसका निर्णय लेने में उनकी पूरी भूमिका होती है। तो ऑब्वियस है जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित हो जाएगी। फिर इसके बाद भारत में पितृसत्ता मध्यम वर्गीय कामकाजी महिला की स्थिति मैंने आपको पहले ही करा दिया। तो पितृसत्ता वो सब हम लोग डिस्कस करने जा ही रहे हैं। फिर कह रहा है कि जो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप आप सबको कई बार बताया जा चुका है, को अगर माइक्रो फाइनेंसिंग की जाए, यानी इनको फंड दिया जाए, तो क्या इससे लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है? अभी अभी मैंने बताया आपको कि महिला कैसे न्यूट्रिशन में उनकी केंद्रीय भूमिका, एजुकेशन में, स्किल में, अगर हम उस भूमिका को सुनिश्चित कर पाए तो स्वाभाविक है प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन टूटेगा। फिर 2020 का ऐसे पितृसत्ता की व्यवस्था नजर में बहुत कम आने के बावजूद भी सामाजिक विषमता की आपको पढ़ाई दिया मैंने। ऐसे 2021 हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल द वर्ल्ड, यानी पालना झुलाने वाले हाथ में हाथ दुनिया पर राज करता है, इस प्रकार की चीजें। फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया इज अ मिथ, महिलाओं की मुक्ति कहां, इस प्रकार की चीजें हमेशा आती रहती हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया वो सब यहां पर मेंशन है। एथिक्स का विषय मैंने डिस्कस कर ही दिया, बताने की जरूरत नहीं। अब बच्चों, पितृसत्ता, महिलाओं की श्रम भागीदारी, सशक्तिकरण का एक विश्लेषण। ठीक है, अब मुद्दा क्या है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा 2024 जो टाइम यूज सर्वे दिया गया, आप देख सकते हैं। तो इसमें कहा गया कि महिलाएं रोजगार में, घरेलू काम में, देखभाल और अवकाश गतिविधियों के बीच अपना समय कैसे बांटती हैं, यानी इसे बोलते हैं टाइम यूज सर्वे, यानी विभिन्न क्षेत्रों पर महिलाएं क्या क्या काम कर रही हैं, कितना काम कर रही हैं, उसके लिए उनको वेतन मिलता है कि नहीं, इसे ही बोलते हैं टाइम, यानी महिला और पुरुष कितना समय कहां बिता रहे हैं, इसके ऊपर सर्वे किया जा रहा है, जिससे हम इकोनॉमी में एक बेहतर, या सोसाइटी में महिलाओं की स्थिति पर बेहतर अनुमान लगा पाते हैं। मुख्य निष्कर्ष टाइम यूज सर्वे के, रोजगार संबंधी गतिविधियां मैंने बता दिया। अवैतनिक घरेलू सेवाओं पर समय कम हो गया। ठीक है, इसी अवधि के दौरान रोजगार में पुरुषों की भागीदारी भी 70 से बढ़ के 75 हुई है, लेकिन महिलाओं की ज्यादा हुई है, महिलाओं से ज्यादा पुरुषों की हुई है। अवैतनिक देखभाल कार्य का असंगत बोझ उठा रही हैं वे अभी भी। वे प्रतिदिन देखभाल कार्य में 137 मिनट खर्च करते हैं, जबकि पुरुष 75 मिनट खर्च करते हैं बच्चों, वृद्धों, इन सबकी देखभाल में। तो क्या हम 2012 वाला जो ऐसे आया था कि घर की संभाल में महिलाएं न्यायोचित बर्ताव प्राप्त करें, तो क्या इसको लिख करके हम बताएंगे नहीं कि समय के साथ परिवर्तन आ रहा है, लेकिन अभी भी न्यायोचित बर्ताव हुए, ये आंकड़े बताते हैं कि प्राप्त नहीं कर रही। ये रुझान महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में धीमे लेकिन सकारात्मक बदलाव तथा घरेलू जिम्मेदारियों में जारी लैंगिक असमानताओं को उजागर करते हैं, यानी इकोनॉमिकली उनकी स्थिति बदल रही, लेकिन अभी भी तो घर की संभाल में अभी भी जेंडर इनइक्वलिटी है और आर्थिक रूप से वो मजबूत हो रही हैं धीरे धीरे। ठीक है, अब फिर उसके बाद पूरा चार्ट है, वर्ष 19-24 वो सब मैंने आपको बता दिया, यानी वही चीज बॉक्स के अंदर भी आ गई।
ठीक है, ये सारी बातें आप कर लेंगे। यह महत्वपूर्ण क्यों है बताने की जरूरत नहीं, मैंने इससे जितना इसमें दिया इससे ज्यादा डेप्थ एनालिसिस स्टार्टिंग में ही कर दिया। ठीक है, रोजगार पर कितना समय बिता रही हैं, अवैतनिक कार्य पर कितना समय, वही जो बताया गया वही उसी को यहां पर चार्ट वगैरह में दे दिया गया है, बाकी और कुछ भी। अब बच्चों देखो कंटेंट कितना साइंटिफिक हो गया है कि नहीं हो गया, कंटेंट कितना साइंटिफिक हो गया है कि नहीं हो गया। अब इसी को मैं छुपाऊं, जैसा कि अमूमन होता है कि हमारे ऐसे अध्यापक आएंगे, पढ़ के आएंगे हम लक्ष्मीकांत या एनसीईआरटी, लेकिन उसके बाद फिर हम ज्ञानी हैं। अरे भाई हम ज्ञानी हैं तो किताब पढ़ के ही ज्ञानी होंगे ना। तो बट अब अगर मैं कह दूं कि मैं एआई के थ्रू बहुत स्ट्रांग हो चुका हूं, सुनील सर को कुछ आता नहीं, सुनील सर तो एआई करते हैं, आप भी करके देखिए और इस टाइप से कंटेंट निकाल के दिखाइए। कभी ट्राई किया? मेरे तो भाई 250 बच्चों पर रिसर्च है जो प्रीलिम्स के लिए 25 में मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं। सब कहते हैं कि सर आप कंटेंट निकालते हैं तो अलग ही देते हैं, हम कंटेंट निकालते हैं तो निकलता ही नहीं। आपके पास भी तो मेटा है, जेमिनाई सब है कि नहीं? एक बार कमेंट करके बताइए कि जो कंटेंट मैं बनाता हूं, जिस एंगल से मैं बनाता हूं, क्या उस एंगल से आपने कभी निकाला? और मुझे खुश मत कीजिएगा, मेरे पास तो 250 बच्चों का सर्वे, आप सबको पता है, मैं हमेशा पूछता रहता हूं, इनफैक्ट बच्चे खुद बताते हैं। तो मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि एआई से बारामती में पर हेक्टेयर उत्पादन बढ़ गया। हमें ताकत को समझना होगा, तकनीक को समझना होगा, नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, फिसड्डी रह जाएंगे। सुनील अभिव्यक्ति होशियार है नहीं है, इससे आपका फायदा नहीं होगा। आपका फायदा होगा इस टाइप के स्ट्रक्चरल नोट्स से, कि मैं समझा दूं उसके बाद एक स्ट्रक्चरल सिंपल नोट्स आप पिछले कंटेंट से कंपेयर कीजिएगा। आज के 4 महीना 5 महीना पहले जो मिलता था और इसमें किसकी प्रेजेंटेशन बेहतर है बताइए। अभी मैं एक आपको जीवंत उदाहरण देता हूं, बहुत अच्छी बात मुझे याद आ गई है, यह सब मैं पढ़ा दिया हूं 1 मिनट के लिए। मेरी स्टूडेंट अंजू मीना, जो इस समय वो आईएएस अलाइड में सर्विस कर रही हैं, अंडर ट्रेनिंग है इस समय, मेरे अंडर में वो फिर से अपने रैंकिंग के लिए काम कर रही हैं। तो परसों अंजू का मैसेज आया, चूंकि उन लोगों को रात में ही टाइम मिलता होगा, लगभग 11 साढ़े 11 बज रहा था, तो मैसेज आया कि सर क्या मैं कॉल कर सकती हूं? मैंने कहा हाँ बेटे कर ले। तो कॉल आती है अंजू की, और फिर हम लोगों ने क्या बात की वो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण, वो कह रही है कि सर अभी मैंने आपका हिंदू देखा ना, तो जो कंटेंट है सर पहले के मुकाबले थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, ध्यान से समझ, और बहुत कम है, ये उसके वर्ड थे। तो मैं तो समझ गया वो उसने यूट्यूब वाला देख लिया है। मैंने उसको फिर पीडीएफ भेजी, हम कहा बेटा एक बार ये पीडीएफ देख के कमेंट, अरे करी सर, अरे बाप रे तो सब चेंज हो गया। यानी उसने कहा कि सर सब चेंज, इतना बढ़िया कंटेंट, यानी वो उसी कंटेंट के थ्रू उसने यूपीएससी निकाला। और उसके बाद वो कह रही कि सर एकदम से आपने जबरदस्त ये कंटेंट, तो हाँ हाँ वाह वाह, ऐसा ऐसा उसके मुंह से फोन पे निकल रहा है। और फिर मैसेज भी आया और आज उसने एडमिशन भी लिया, अभी आप देखिएगा आपकी क्लास में, आज से वो भी पार्टिसिपेट करेंगी। एडमिशन लिया 1 साल का, ये भी नहीं कि मैंने कहा कि भाई ठीक है, आज उसने अभी एडमिशन ले लिया। लास्ट मेरी जो बात हो रही थी कि उसने पूछा कि सर मंथली वाला लूं या 1 ईयर, मैंने कहा नहीं 1 ईयर वाला ले लेना, तो सस्ता भी पड़ता है, 200-250 रुपए पड़ता है, 299 शायद जो भी पड़ता हो। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि मैं स्किल्ड हूं ना, तो तकनीक का इस्तेमाल कौन करेगा? स्किल्ड वर्कफोर्स। अभी कल ही मैंने पढ़ा है कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन मार्केट में जो रोजगार उपलब्ध हो नहीं प्राप्त करी, बिकॉज वो स्किल्ड नहीं है, यानी रोजगार होते हुए भी उसके पास स्किल नहीं है, तो रोजगार नहीं पा रहा। तो ऐसे ही क्यों नहीं पा रहा, कभी आप सोचिए। उस कंपनी में चाहिए अच्छे एक्सपर्ट्स, तकनीक को जानने वाले, तकनीक के थ्रू डेटा को प्रोसेस करने वाले, लेकिन तकनीक के थ्रू डेटा को प्रोसेस करने वाले यूथ हमारे यहां आए नहीं, क्योंकि वो तकनीक को गलत समझते हैं। स्कूल कॉलेज में तकनीक की इंपॉर्टेंस बताई नहीं जाती। आप विचार कीजिए, समझ में आ रहा है? राज राजपूत आतिश सिंह सर, आजकल ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट चल रहा है, और अब इसी पर आप अपना कमेंट कर दो, इस विषय में आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है। चलो, और खुश करने के लिए मत बताना, जैसे आपने कहा ना कि आजकल
हर जगह ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट चलता है। अब मेरे बारे में ख्याल बताओ, बताइए, इस कंटेंट को देख करके, एनालिसिस को देख करके सोचिए आप और कमेंट करो, सभी बच्चे कमेंट करें। प्रतिष्ठा सर आपका तो मेहनत है, हमारे लिए ईशा डिफरेंट है, जितेंद्र चौधरी बोल नहीं सकते। अच्छा है। तो सिंपल सी बात है, ये देखो जितेंद्र का स्टेटमेंट कितना बढ़िया है। ये सब अपने गुरु के प्रति और उसके काम के प्रति ये होता है स्नेह, कि सर हम बोल ही नहीं सकते, जबकि ये लड़का मेंस लिख रहा है। हाँ प्रियंका सर कंटेंट कॉपी कर लेंगे, पर आपका दिमाग कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। ठीक है। राजपूत आरती सिंह सर आपकी मेहनत है सर जी, हम क्या बोले। नहीं बेटा, आपको ये बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने कहा कि आजकल हर जगह कॉपी हो रहा है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि कॉपी हो रहा है, लेकिन वहीं पर एक बंदा है जो इनोवेट करता है, नई नई चीजें लेता है। एडिटोरियल कहां से? अखबार से, लेकिन इनोवेट करता है जिससे कि बच्चे हर दिन नया सीख सकें। मेहनत नहीं है, मेहनत तो मजदूर भी कर रहे हैं बेचारे, मेहनत नहीं कहेंगे। मैं मेहनती नहीं हूं, मैं इनोवेटिव मेहनती हूं। याद रखिएगा, नवाचारी काम करने वाला इंसान हूं, मजदूर हूं लेकिन नवाचारी हूं जबरदस्त रूप से। ये मुझे सुनना पसंद होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है मेरे बच्चे, पूरा। और ये मैंने आपको बता दिया। अब फिर पितृसत्ता को समझना और महिलाओं पर इसका प्रभाव, मैंने पितृसत्ता पूरी समझा दी है। और कितने बढ़िया से, जरा चार्ट देखिए आप। और आप सब किसी भी नोट्स में, किसी भी किताब में, किसी भी बुक में, ये मैं इसलिए नहीं कहता, मैं भैया फिर कह रहा हूं कि मैं स्टिल जीरो हूं, अंडा हूं, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरने के लिए बात कहता हूं। और स्वाभाविक है मुझे ये कहना पड़ता है, क्योंकि हमारा रिजल्ट जीरो है। 1000 बच्चों में से 20-25 सिलेक्ट हो जाते हैं, वो भी पिछली बार की रैंक वैंक वही जो साइक्लिक रूप से चल रहे हैं। तो इसको मैं जीरो ही मानता हूं। इसलिए बार बार कहता हूं, जिससे बच्चों का कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप लोग कहां के हैं मुझे नहीं पता ना, इंडिया के किस कोने से बैठ के देख रहे हैं, आपको हल्का सा भड़काने वाले, हल्का सा मिसगाइड करने वाले कितने लोग हैं। यूट्यूब पर कितनी सामग्रियां पड़ी हुई हैं। ऐसी परिस्थिति में कम से कम मैं चाहता हूं जो बच्चे फॉलो कर रहे हो कभी भटके ना, क्योंकि हम रिजल्ट कर ले जाएंगे। ठीक है। तो आप देखिए जरा, महिलाओं पर पितृ मुख्य मुद्दा, यानी महिलाओं पर पैट्रियार्की का इंपैक्ट, आर्थिक निर्भरता, विवरण, प्रभाव, दोहरा बोझ, विवरण, प्रभाव, कैरियर विकास, प्रभाव। अब आप देख सकते हो। ठीक है। तो ये बच्चे प्रेजेंटेशन, पितृसत्ता को कैसे तोड़ा जाए वो भी आ गया। यानी पहला, पितृसत्ता को कैसे तोड़ा जाए, मैंने आपको सब डिटेल में करा दिया है। यानी स्टार्टिंग में ही जब बिहार वाला इसे करा, इस टाइम देख सकते हो एवरीथिंग। यानी कोई भी ऐसा जो मैंने वहां डिस्कस किया, जो मैंने बेटा डिस्कस किया वो सब यही पॉइंट है, अलग से मैंने कुछ भी डिस्कस नहीं किया। ठीक है। लैंगिक समानता के लिए क्या क्या किया जाए आप देख सकते हो। अब उसके बाद, यानी पहले समस्या, पहले टाइम यूज सर्वे, फिर पितृसत्ता, फिर पितृसत्ता को दूर कैसे किया जाए। फिर मेरे प्यारे बच्चों, अगर पितृसत्ता दूर हो गई तो इकोनॉमी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस प्रकार होगा, अब आइए जरा देखिए। अगर कम महिला कार्यबल है तो उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट मैंने आपको पहले ही बताया, टैक्स, कंज्यूमर, वो सारी चीजें। महिलाओं की भागीदारी को कौन कौन सा स्ट्रक्चर बाधित करता है। निष्कर्ष, इन समस्याओं को दूर कर दिया जाए तो सारा समाधान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, मजा आ गया। फाइनल टेक अवे अब आता है, जरा प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। पितृसत्ता क्या है और यह भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका को कैसे प्रभावित करती है। व्हाट इज पैट्रियार्की एंड हाउ डज इट इंपैक्ट वुमेन्स रोल इन इंडियन सोसाइटी। अब देखो अब बेटा, यानी इंट्रोडक्शन, इंपैक्ट ऑफ पैट्रियार्की
ऑन वुमेन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पॉइंट वाइज आंसर एंड कंक्लूजन आप देख सकते हैं। दूसरा, डिस्क्राइब द की फाइंडिंग ऑफ एनएसओ टाइम यूज सर्वे 2024 एंड इट्स इंप्लीकेशन ऑन वुमेन्स लेबर पार्टिसिपेशन, यानी एनएसओ समय उपयोग सर्वेक्षण 2024 के प्रमुख निष्कर्षों और महिलाओं की श्रम भागीदारी पर इसके प्रभाव पर चर्चा करें। आप देख सकते हैं, ये भी आ गया आपके पास है। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन, हाउ डज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कंट्रीब्यूट टू वुमेन्स एम्पावरमेंट। अपने घर परिवार में सोचिए, अगर किसी की मां आर्थिक रूप से सक्षम है तो उसकी स्थिति क्या होगी। आर्थिक स्वतंत्रता महिला सशक्तिकरण में किस प्रकार योगदान, डिसीजन मेकिंग में उसकी केंद्रीय भूमिका, जहां पर महिलाओं की डिसीजन मेकिंग में केंद्रीय भूमिका है आप देख सकते हैं, वह सशक्त है। चौथा प्रश्न, एनालाइज द इश्यू ऑफ डोमेस्टिक लेबर डिवीजन एंड द डबल बर्डन फेस्ड बाय वुमेन। घरेलू श्रम विभाजन के मुद्दे और महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले दोहरे बोझ का विश्लेषण। इंट्रोडक्शन, कॉजेज ऑफ डबल बर्डन देख सकते हो आप मेरे प्यारे बच्चों, और फिर इंपैक्ट ऑफ डबल बर्डन, उसके बाद सोल्यूशन एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन जिससे उनका ये डबल बर्डन कम किया जा सके, और फिर एक प्यारा सा कंक्लूजन। ठीक है, देख सकते हो बेटा। अब अगर इसको आप पढ़ लोगे, बिहार पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में वुमेन रिलेटेड कुछ भी आएगा तो आपके पास एक बेस्ट कंटेंट हो गया कि नहीं हो गया, जरा कमेंट करते चलिए। पांचवा क्वेश्चन आता है, सजेस्ट लीगल एंड सोशल रिफॉर्म्स नेसेसरी टू डिसमेंटल पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स एंड प्रमोट जेंडर इक्वलिटी। पितृसत्तात्मक संरचनाओं को ध्वस्त करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कानूनी और सामाजिक सुधार। सोचिए, पितृसत्ता को दूर करने के लिए कानूनी और समाज, यानी मैंने सारे कानूनों का जिक्र कर दिया, संविधान का जिक्र भी कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। इंट्रोडक्शन की लीगल यानी कानूनी रिफॉर्म कौन कौन से होने चाहिए, 1 2 3 मेरे प्यारे बच्चों। फोर्थ यानी ये कानूनी उपाय। पांचवा, छठवां की सोशल रिफॉर्म यानी क्या सामाजिक सुधार। पहला, दूसरा, जो मैंने पढ़ा है बस उसी को मैंने हेडिंग का रूप दे दिया, बाकी अलग कुछ भी नहीं। चौथा, पांचवा, और फिर कंक्लूजन। ठीक है, अब आप बताओ बेटा कैसा लगा, और लगा तो इसी पैटर्न पर जो बच्चे, ये यूट्यूब पे इसीलिए बताता हूं ना, जो एक्चुअल में रिजल्ट चाहते हैं, आइए आप सब जुड़िए मेरे साथ, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं रिजल्ट पर काम। तो एसे राइटिंग बिहार, यूपी, यूपीएससी बिल्कुल सेपरेट फाउंडेशन की तरह ये क्लासेस चलने जा रही हैं मार्च से। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, जीएस फाउंडेशन कोर्सेस, यूपीएससी स्टेट पीसीएस, ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री, ऑप्शनल की पीएसआईआर सोशियोलॉजी ज्योग्राफी मेंटरशिप, इसमें एंथ्रो भी आप शामिल कर लीजिएगा, अरे सॉरी एग्रीकल्चर भी, और द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल एनालिसिस ये आपका चल ही रहा है। और तो आप सब, यह अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप है, या फोन नंबर, कोई भी जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर इस एडवांस IQIP का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन प्लान में, एक महीने का 499, एक साल का 3499। अगर आप 12 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 3499, या हाँ, तो 300 रुपए भी नहीं पड़ता, आप सोचिए। और ये पैसा केवल और केवल जो हमें सुविधाएं दे रहे हैं उनके लिए, ये ध्यान रखिएगा, जो ऐप वाले हैं, जो ये है। तो आज भी ये फ्री ही है। जो बच्चे एक आध आते हैं और बुरा बुरा कमेंट लिखते हैं, खैर उनके कमेंट को मैं इग्नोर करता हूं, लेकिन फिर भी लिखिए, आप स्वतंत्र हैं, मजा लीजिए जिंदगी का, क्योंकि जिंदगी में हम इसीलिए पैदा ही हुए हैं कि किसी के बारे में गालियां लिखें, किसी के बारे में बुरा भला लिखें। हम तो पैदा ही, हमारा तो उद्देश्य ही यही है कि खुश होते हैं सोशल मीडिया पर किसी के बारे में गाली गलौज करके, चाहे वो कितना। अरे मैंने आईएएस बना दिए हैं, जो लोग कमेंट करते तुम्हारे लिए है ये। मैंने आईएएस फेल हुआ, दर्द महसूस किया, और आईएएस क्रिएट कर रहा हूं, तो समझ सकते हो कि तुम्हारी गालियां मेरे लिए मतलब क्या ही बोलूं, मायने ही नहीं रखती, क्योंकि मैंने हाथी तैयार कर दिया। जैसे बाहुबली पिक्चर में अमरेंद्र बाहुबली से आप लोग अपने, सॉरी, जो भल्लाल देवा था अपनी मूर्ति बनाता है, तुम लोगों की, तुम्हारे जो नेगेटिव कमेंट है मेरे लिए उस मूर्ति की तरह है, और पीछे अमरेंद्र बाहुबली
कि जब मूर्ति खड़ी होती है तो भल्लाल राजा होता, उसको लगता है कि मेरा कद कितना छोटा हो गया। क्यों बच्चों, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? अमूमन मैं इन सब चीजों पर बात कम करता हूं, लेकिन फिर भी आप, तुम क्या कहोगे, क्या नेगेटिव बोलोगे? मैंने 2014 से लगातार हर एक वर्ष प्रॉपर आईएएस क्रिएट किया। ध्यान से समझना इस चीज को, और बच्चों ने उस चीज को स्वीकार भी किया है, 2-4 बच्चों को छोड़ दिया जाए तो। और मैं केवल आईएएस का रिजल्ट लगाता हूं, इस साल से पीसीएस का भी लगाऊंगा, तो संख्या 2024 वाले में ही दिखाने जा रहा हूं, बिहार पीसीएस की और यूपी पीसीएस की। महज 10 दिन में, आज कॉपी चेक हुई है, कल शाम तक बिहार पीसीएस के कुछ बच्चों का नाम लिख दूंगा जिनका मुख्य परीक्षा निकलने जा रहा है। आपको पता, मैं चैलेंजिंग पढ़ाई कराता हूं। कल शाम तक एक बार रवि सर, सोचिए हमने कॉपी चेक कर ली, रवि सर ने, मैंने, मेरे ही फॉर्मेट पॉबियस आंसर सब मैं ही कराता हूं। अब उसके बाद कल वो एक एक बच्चे से फोन पे बात करेंगे। उसके बाद फिर हम शाम को एक लिस्ट बनाएंगे, इसमें कौन है जो बहुत ज्यादा संभावित है, नाम लिख दूंगा, उनका इंटरव्यू कॉल हो रही है। दीजिए ना 2025 तक का समय, फिर आप लोग खूब गालियां भर भर के देना, भर भर के नेगेटिव लिखना, और मैं ठपा ठप छापता रहूंगा 5वीं, पहली, 7वीं, 15वीं रैंक। और ये फिक्स है, इसलिए क्योंकि मैं अपने आप को शून्य मानता हूं, इसलिए प्रतिदिन खूब काम करता हूं, खूब मेहनत करता हूं, और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूं। आप सब जितने भी हैं, दिल से, अब तो कोई लालच भी नहीं, कोई मैं बड़ी बड़ी बातें यूट्यूब पे कोई आएगा एडमिशन लेने, मुझे तो जितने हैं बस जो एकदम से वफादार ईमानदार हूं वो आए, बाकी तो मुझे आवश्यकता ही नहीं है। बहुत प्यार करता हूं, और वो आप सबको मेरी मेहनत में दिखेगा, याद रखिएगा। पवन चौरसिया, आप मुझे कॉल कर लेना, आप टीम, ये जो फोन नंबर है ना, इस पर आप मैसेज कर देना कि मुझे सर से बात कराइए, मैं IQIP बैच का हूं, पवन चौरसिया, मुझे एडमिशन लेना है, और फिर आप मेरे साथ करें। यार एक मिनट को, पवन तुम राजस्थान वाले बच्चे तो नहीं हो, एक बार बताना। पवन, पवन एक मेरा बड़ा प्यारा बच्चा था यार मेरी ऑफलाइन में। कुछ बच्चों की असफलता हो सकता है राजस्थान में उसका हो गया हो, वो हमारे टाइम जब ऑफलाइन में था उसी समय उसने मेंस लिखा था, उसके बाद मैं उससे मिल नहीं पाया, क्योंकि फिर मैंने ऑफलाइन से ऑलमोस्ट मैंने कट ऑफ कर लिया। अगर ऐसे बच्चे असफल होंगे, जैसे पवन एक मेरा बच्चा था, पवन एक बार जरा कमेंट करना बेटा, पवन चौरसिया, अगर तुम वही हो राजस्थान वाले तो, नहीं लेकिन तुम होते तो मुझे बता देते पहले। कुछ बच्चों की असफलता सच में, अगर असफल है वो, तो उसमें कहीं कहीं मैं अपने आप को पाता हूं, तू भी ऑनेस्ट करो, दर्द से कह रहा हूं ये बात। मतलब ऐसे नहीं कि मैंने फेल करा, इसलिए कि काश वो लंबे समय तक मेरे साथ कनेक्ट रहते, तमाम चीजों के बाद, उनकी अपनी घरेलू परिस्थितियां, मेरी अपनी परिस्थितियां, दोनों के बीच में, मैं नहीं कह रहा हूं कि, तो शायद हम सेलेक्ट हो जाते आईएएस में या पीसीएस में। क्योंकि जब यूपीएससी 6 अटेम्प्ट दे रहा है, 9 अटेम्प्ट दे रहा है, 15 अटेम्प्ट या 11, 13, 22 दे रहा है, और आपको उतनी देर तक ट्रस्ट, अगर आप इस फील्ड में हैं तो कम से कम जिसको पकड़े उसको पकड़े रहिए जब तक उससे बेहतर विकल्प ना मिल जाए। तो थोड़ा सा कभी कभी बड़ा दर्द सा होता नहीं। हाँ पवन, आप मुझे अड्डा, ठीक, नहीं नहीं बेटा, वो मेरा राजस्थान के एक बच्चा है, ठीक है, चलिए। मेरी ऑफलाइन का बड़ा ही प्यारा बच्चा, मतलब जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जैसे बस इनको गले ही लगा लो, इतना प्यारा, इतना स्वीट सा, क्या ही बताऊं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक खत्म। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यह एक न्यूज आपके सामने है, आप जरा देखिएगा। भाजपा ने 2023-24 में चुनाव प्रचार और सामान्य प्रचार पर इतने करोड़ रुपए खर्च किए।